Good evening, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to L2 lecture number 2 of this fast track batch of GST for September 2024 and January 2025. Without wasting any further time, let's get going. You guys know what the protocol is. We're going to have a quick recap of what we did into the previous session, followed by, guys, we're going to take care of today's session and we're going to try to wind up this chapter by today's session, or we should pledge to each other कि by the time ये chapter चल रहा है तब तक हमारा सेशन चलता रहेगा. हम एक दूसरे से प्लेज करते हैं. आज जल्दी घर जाने की कोशिश मत करना, आप घर पर ही हो, मतलब छुट्टी की कोशिश मत करना. एवरीबडी गुड इवनिंग. नंदनी, इक्षित, स्मृति, अर्पिता, संजीवनी, विवेक, शिल्पा, दीपक, श्रेया, सब बच्चों को गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. चलो जी गाइस, लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द प्रीवियस सेशन. गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों ने बेसिक्स करे थे ऑफ जीएसटी. बेसिक्स ऑफ मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन टू जीएसटी था, followed by features of indirect taxes and history of GST into India, and the last thing that we did was concept of GST. तो इंट्रोडक्शन क्या है? टैक्स क्या है भाई? एक फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन है जो सरकार लगाती है, लेकिन बंदूक और छुरी दिखाकर नहीं लेती, वो कानून दिखाकर लेती है. वो पैसा क्यों लेती है? क्योंकि उन्हें अपने देश चलाना है, पब्लिक सर्विसेज के लिए लेती है. जीएसटी क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री, जिसने दोस्तों पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स जिसमें कमियां पेशियां थी, आज अपन वी आर गोना टेक केयर ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम व्हिच एक्चुअली लेड टू जीएसटी इन इंडिया. हाउएवर दोस्तों, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या जीएसटी है दोस्तों, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर बिकॉज दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द इकोनॉमिकली चैलेंज्ड पर्सन. Okay, GST दोस्तों, as per the constitutional provision article 366(12)(a), it is a tax on supply of goods or services or both, except the taxes on alcoholic liquor for human consumption. It should be kept in mind that tobacco is within the purview of GST. However, tobacco गड़बड़ करी आज दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने ट्रू 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 लिख दिया, जबकि आंसर है फॉल्स. टोबैको इवन टुडे इज लेविएबल टू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी. मैंने क्वेश्चन में पूछा था टोबैको इज लेविएबल टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी. एवरीबडी जी हाँ, वो तो किसी एक बच्चे ने, शायद विवेक वाज द वन हु सेड कि भाई साहब यहां पर स्टेट लिखा है जबकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है. तब बाकी बच्चों को ध्यान आया, कई बच्चों ने अपना आंसर बदल दिया होगा और फिर बाकी बच्चों ने उस पर फॉल्स आंसर किया, जबकि शुरुआत में 20-25 बच्चे तो ट्रू एक ट्रू पर चालू होता है, सारे के सारे ट्रू ऐसे ऐसे करने लग गए थे. दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी. हाँ जी गाइस, उसके बाद ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स आर विद इन द पर्व्यू ऑफ जीएसटी. लेकिन इन पर भी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले पावर थी दोस्तों, और स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाना अभी भी नहीं छोड़ा. तो इन दिस सिनेरियो गाइस, opium, Indian hemp and other narcotic drugs are subject to GST as well as the state excise duty. Then we came forward with the features of indirect taxes, important source of revenue for the government, tax on goods and services, no perception of direct pinch, inflationary, broader scope, promote social welfare and regressive in nature. Followed by the journey of GST in India, which actually started in the year 2000 when a committee was set up by PM Atal Bihari Vajpayee sir, followed by in 2004 Mr. Vijay Kelkar, उनके द्वारा एक टास्क फोर्स बनाया गया था known as Kelkar Task Force, which recommended GST to replace the old taxation system. यूनियन मिनिस्टर हमारे उस टाइम, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर दोस्तों हमारे पी चिदम्बरम साहब ने 2006 में कहा कि अप्रैल 2010 तक हम क्या लेकर आएंगे? जीएसटी लेकर आएंगे. 2009 में फर्स्ट डिस्कशन पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड. 2011 में 115th amendment bill was presented, however it did not pass, it lapsed. Then 2014 when Modi ji came into power with the majority, he presented the 122nd amendment bill in December 2014, which got passed in Lok Sabha on 6th May 2015,
followed by in 2016 on 3rd August 2016 it got passed in Rajya Sabha, received the assent of the President on the 8th September 2016 and became 101st Constitutional Amendment Act. And then दोस्तों GST Council has also notify हो गई थी 12 सितंबर 2016 को। 2017 में 2017 एवरीवन यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2017 में जीएसटी काउंसिल रेकमेंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन एक्ट। 2017 में आपका फिर अप्रैल में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन एक्ट पास हुए। 30 जून तक सारे स्टेट्स ने एसजीएसटी एक्ट पास कर लिया था एक्सेप्ट वन स्टेट विच वाज जेएनके। 1 जुलाई जीएसटी वाज लॉन्च्ड इनटू इंडिया गाइस। However, JNK भी पीछे नहीं रहा, एक हफ्ते बाद ही 8 जुलाई को JNK में भी दोस्तों GST एक्ट लागू हो गया। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट GST। फॉलोड बाय दोस्तों हम लोगों ने इसके करे थे कुछ कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्या है? GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि जितनी वैल्यू ऐड होती है चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, उससे जुड़ा हुआ ही टैक्स इज व्हाट द पर्सन पेज, जिसका मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल भी बताया था। Secondly, GST does not differentiate between goods and services. This is one of the most amazing thing that GST has done, कि अगर मैं सामान खरीद रहा हूं जिस पर मैंने टैक्स पे किया और मैं सर्विसेज दे रहा हूं जिस पर मैंने टैक्स कलेक्ट किया, तो सरकार ये नहीं कहती कि हम आपको आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट डज अलाउ मी आईटीसी। सरकार तो सीजीएसटी में से सीजीएसटी माइनस करने देती है, एसजीएसटी में से एसजीएसटी माइनस करने देती है। वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि गुड्स है या सर्विसेज। एंड फाइनली दोस्तों one thing that has always remained constant, and that is the final burden is borne by the consumer. Final burden consumer ही bear करता है। All right guys, now moving on to the deficiencies of the old taxation system which actually led to GST into India. अजय भाई कहते हैं deficiencies in the earlier indirect taxation system led to GST। कहते हैं GST is a medicine to the problems that existed earlier, जिसका दोस्तों एक बहुत ही शानदार मैंने एग्जाम्पल बना रखा है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आई एम गोना हेल्प यू आउट विद वन ऑफ द मेजर फ्लॉज दैट द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम हैड। आ जाइए गाइस, नाउ हम लोग फोकस करने वाले हैं दोस्तों ऑन द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। ओल्ड टैक्स पर फोकस करेंगे सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या गड़बड़ी थी। अब इधर देखिएगा, सेल बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। जब एक इंसान जो कि मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, अगर वो होलसेलर को दोस्तों सामान बेचता है तो इस पर 2 टैक्सेस लगते थे गाइस। इस पर 2 टैक्सेस लगते थे। इस इंसान को अपने सामान पर 2 टैक्स लगाने होते थे। पहला दोस्तों एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता था? अ टैक्स विच वाज लेविएबल ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। और दूसरा, जब आप सामान बेचते हो तो विद इन द स्टेट एक टैक्स लगता था विच वाज नोन एज वैट, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते थे तो एक टैक्स लगता था विच वाज नोन एज सीएसटी। दोनों नहीं लग सकते, वैट और सीएसटी कैन नॉट बी डिवाइड ऑन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। वैट कब लगता था? जब आप एक स्टेट से उसी स्टेट में बेचते हो। और सीएसटी कब लगता था? जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते थे। नाउ आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बहुत अच्छे से। इधर देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट बनाने में 90 रुपए लगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन, ऐड करेंगे दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन। भाई कोई भी चीज इंसान फ्री में तो नहीं बेचेगा। ऐड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 10 रुपए का, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आ जाएगी 100 रुपए। अब दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 10%, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर आगे सामान बनाता, मतलब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया तो उस पर एक टैक्स लगता था जिसको अपन एक्साइज ड्यूटी बोलते थे 10 रुपीज। तो यहां निकल कर आया 110, यहां निकल कर आया 110। एंड नाउ गाइस बी वेरी 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 केयरफुल, add VAT,
ये पुराने टैक्सेशन सिस्टम का था। जब आप सामान बेचते हो तो आपको टैक्स लगाना पड़ता था, वैट। अब वैट जो लग रहा है, इधर देखिएगा, वैट जो लग रहा है 10%, वो किस पर लग रहा है? वो 10% लग रहा है ऑन 110। और क्या 110 में 100 रुपए प्रोडक्ट की कीमत है और 10 रुपए तो टैक्स है जिसका नाम एक्साइज ड्यूटी है, विच बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। तो क्या ये कहना सही होगा दैट वैट इज बीइंग लेवाइड ऑन एक्साइज ड्यूटी एज वेल? हमारा प्रोडक्ट की कीमत तो 100 रुपए है ना। अगर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं होता, अगर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं होता दोस्तों, और मैंने एक प्रोडक्ट 90 रुपए का खरीदा, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैंने 90 रुपए का खरीदा, 10 रुपए इसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, 100 रुपए। अब जब मैं इसे आगे बेचूंगा तो इस पर वैट लगाता बस, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी एक्टिविटी, because I am not manufacturing any activity, everybody has to understand, क्या मैं इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाता? द आंसर इज नो, मैं इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाता। समझ में आया गाइस? एवरीबडी, मैं सिर्फ इसको बेचते वक्त वैट लगाता, बट बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरर हूं, या जब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्टेज पर आता है, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचते वक्त सिर्फ वैट नहीं लगाता, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस चीज की लगाने की? एक्साइज ड्यूटी लगाने की। अब जब एक्साइज ड्यूटी लगा और उसके बाद वैट लगा, तो वैट वाज नॉट ओनली लेवाइड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वैट वाज लेवाइड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्लस एक्साइज ड्यूटी, जिसे अपन बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अ टैक्स जिसे वैट बोला गया, tax is being levied on a price which includes tax. So VAT is being levied on 110 leading to 11 rupees. Everyone clear about it? यहां तक क्लियर हुआ है तो दोस्तों आप थम्स अप कर सकते हैं इनटू द चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर हुआ है? मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता था तो हमारी केंद्र सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू लिवाई अ टैक्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। यहां पर बिकॉज द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, मैन्युफैक्चरर दोस्तों एट द रेट वो एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 10% हैज बीन लिवाइड। अब वो जब बेच रहा है तो वो वैट लगा रहा है। एक्साइज ड्यूटी गोज इनटू द पॉकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas VAT goes into the pocket of state government. VAT किसके पॉकेट में जाता है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। टोटल अमाउंट जो होलसेलर पे करता था, टोटल अमाउंट जो होलसेलर पे करता था दोस्तों, वो 121 पे करता था इन ऑर्डर टू परचेज अ प्रोडक्ट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज, क्या होलसेलर जब आगे, अच्छा होलसेलर क्या प्रोडक्ट को आगे मैन्युफैक्चर करता है? नहीं। होलसेलर क्या करता है? बल्क क्वांटिटी में सामान को परचेज करता है, एंड बिकॉज ही परचेजेस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, ही इज गिवन अ बेटर डिस्काउंट। ऑलराइट। और होलसेलर प्रोडक्ट को आगे मैन्युफैक्चर नहीं करता, होलसेलर बस आगे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको बेचता है, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा। अब now my question to each and every one of you, which you will have to participate and answer into the chat box, and that is, if the wholesaler is not manufacturing, will he levy excise duty at the time of supplying of the goods to a retailer? मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्या होलसेलर आगे बेचते वक्त एक्साइज ड्यूटी लगाएगा? द आंसर टू विच इज नो। वो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकता, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चर हो। यहां तो होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहा, तो इन दैट केस ही विल नॉट लिवाई एक्साइज ड्यूटी। नाउ व्हाट विल हैपन टू द एक्साइज ड्यूटी दैट द होलसेलर पेड टू द मैन्युफैक्चरर? What will happen to the excise duty that the wholesaler paid to the manufacturer? That will become part of his cost. उसका उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी का एक रामबाण ध्यान रखेंगे, आईटीसी का दोस्तों एक रामबाण ध्यान रखेंगे, और वो रामबाण क्या है कि आप आगे से टैक्स लोगे तो पीछे वाला माइनस करने दिया जाएगा, आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे तो पीछे वाला माइनस करने दिया जाएगा। अब होलसेलर ने आगे से एक्साइज ड्यूटी तो कलेक्ट करी ही नहीं,
तो पीछे वाले उसके एक्साइज ड्यूटी, द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट ही पेड, उसका क्या होगा, इट विल लैप्स, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड देयरफॉर इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अच्छा, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरीबॉडी अगेन हैज टू पार्टिसिपेट। जब होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेगा, होलसेलर जब आगे रिटेलर को बेचेगा, तब क्या वो वैट कलेक्ट करेगा? अज्यूमिंगली कि वो विद इन द सेम स्टेट ही बेच रहा है, तब क्या वो वैट कलेक्ट करेगा? एक रामबाण ध्यान रखना, पूरे जीएसटी में हमेशा आसान कर देगा। आगे से टैक्स लोगे तो पीछे वाले का बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी सर, वैट वाज अ टैक्स ऑन सेल, बिकॉज होलसेलर इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट to retailer, he will be collecting VAT. Then what will happen to the VAT he paid to the manufacturer? What will happen to the VAT that he paid to the manufacturer? Sir, that will be allowed as a credit. That will be allowed as input tax credit. समझ में आया गाइस? अब इधर ध्यान से देखिएगा, होलसेलर जब प्रोडक्ट आगे रिटेलर को बेचता है दोस्तों, रिटेलर को बेचता है, तो उसने टोटल 121 पे किया है, 121, ठीक है ना। अगर मैं इसका ब्रेकअप करूं तो 100 रुपए का तो प्रोडक्ट था, 100 रुपए का प्रोडक्ट था, प्लस एक्साइज ड्यूटी लगी थी 10 रुपए की, प्लस वैट लगा था 11 रुपए का, तभी टोटल 121 आया। अब आप लोगों ने बताया कि राठी जी एक्साइज ड्यूटी का इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो व्हाट विल हैपन टू द 10 रुपीज दैट ही हैज पेड? ये आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में जुड़ जाएगी। भाई मेरे लिए तो खर्चा ही हुआ ना, अगर मैं होलसेलर हूं तो मेरे लिए तो खर्चा हुआ, क्योंकि मैं 10 रुपए पे कर आया हूं, लेकिन इसका मेरे को आईटीसी नहीं मिल रहा। हाउएवर आप लोगों ने कहा क्योंकि वो आगे सामान बेचेगा और वो आगे से वैट कलेक्ट करेगा, विल ही बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ वैट? क्या उसे आईटीसी वैट का मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। अब देखिएगा, अब व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस होलसेलर? 100 रुपीज, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, तो इसकी कॉस्ट आई 110। फिर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन, कोई भी कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं बेचेगा, अपना प्रॉफिट रखेगा, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा तो निकल कर आया 121। अब बिकॉज ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ही विल नॉट बी लिवाइंग एक्साइज ड्यूटी, ही विल ओनली बी लिवाइंग वैट। यहां पर वैट लगाया एट द रेट 10%, 12.1 आता है, पर मैंने राउंड ऑफ कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी, 12 रुपए, टोटल आया 133, टोटल आया 133। अब होलसेलर सरकार को जाकर कितना पे करेगा? वैट जाकर पे करा जाएगा ना, वैट टू स्टेट गवर्नमेंट कितना पे करेगा? ही कलेक्टेड 12 रुपीज, उसने 12 रुपए कलेक्ट करा, माइनस द अमाउंट दैट ही पेड 11 रुपए, ये दोस्तों 11 रुपए माइनस होगा, एंड 1 रुपी इज व्हाट ही इज गोना पे टू द गवर्नमेंट। 1 रुपी इज व्हाट ही इज गोना पे टू द गवर्नमेंट। 1 रुपए वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। नाउ कमिंग ऑन टू जीएसटी। अब जीएसटी में क्या किया? जीएसटी में क्या हुआ गाइस? जीएसटी में द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग, द वर्ड सेल, ये सब हटा दिया और एक ही वर्ड इंप्लीमेंट किया गया, और उस वर्ड का नाम क्या है? सप्लाई, विच इज चैप्टर नंबर 2 फॉर अस। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, एवरीबडी, 90 में 10 रुपए जोड़ा 100 रुपए हुआ। अब सरकार ने क्या बोला? एक्साइज ड्यूटी हटा है, और एक्साइज ड्यूटी की जगह अब आ गया सीजीएसटी। वैट हटा है, वैट की जगह आ गया एसजीएसटी। मतलब क्या, कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी और वैट की जगह, दोनों की जगह जीएसटी आ गया। लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि भाई चलो एक्साइज ड्यूटी में पहले 10 रुपए मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब सीजीएसटी भी 10 रुपए ही मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 10 रुपए। लेकिन पहले वैट के तौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा था, वो 11 रुपए मिल रहा था, लेकिन अंडर द जीएसटी लॉ दोनों इक्वल अमाउंट होते हैं। कितनी बार आपने इनवॉइस देखा होगा, इनवॉइस पे सीजीएसटी और उसी के नीचे एसजीएसटी लिखा होता है दोस्तों, एंड दोनों इक्वल अमाउंट होते हैं, डिट्टो सेम, देखा होगा इनवॉइस पे। अब इसीलिए जब दोस्तों
115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। तो यूपीए सरकार जो थी वो किस में आई थी दोस्तों? अलायंस में पावर में आई थी। तो सारे स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। हाथ क्यों खड़े करे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जीएसटी आ गया, अगर जीएसटी आ गया तो उनका क्या 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा यहां पर। क्योंकि ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में 11 रुपए मिल रहे हैं, न्यू में उन्हें 10 मिलेंगे। 100 रुपए की चीज पर 1 रुपया बहुत बड़ी चीज है। 1% इज अ वेरी बिग थिंग। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी पावर में आए, मतलब मोदी जी मेजोरिटी से पावर में आए, तो उनको धमकाने वाला कोई नहीं था। हवेवर सरकार ने उसके लिए कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट भी बनाया कि जीएसटी के आने की वजह से, जीएसटी के आने की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगी। और इसीलिए एक और एक्ट बनाया गया, कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ऑलराइट गाइस, अब इधर देखते हैं, अब इधर देखते हैं। जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो उसने 10 रुपए सीजीएसटी और 10 रुपए एसजीएसटी लगाया, उसका 120 हो गया दोस्तों ये प्राइस। अब जब जब दोस्तों कौन बेच रहा है? होलसेलर टू रिटेलर। अब होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तब वो कौन सा टैक्स लगाएगा सर? वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, करेक्ट। और क्योंकि वो सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर कर आया है, क्या उसे इसका आईटीसी मिल जाएगा? क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? मिल जाएगा। इसी वजह से ये 10-10 रुपए उसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। जिस चीज का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है सबसे पहले ये समझना जरूरी है। Input tax credit is basically the taxes paid at the time of purchase of goods or procurement of services, which will be allowed as a set off from the taxes that we will collect at the time of supply of goods। जब सामान बेचेंगे तो हम भी तो टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे उसमें से जब पहले वाला माइनस हो सकेगा तो उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इधर देखिएगा गाइस, तो इसके लिए कॉस्ट कितने की हुई? कॉस्ट हुई 100 की। 10 रुपए का उसने भी 10% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, 110, और उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया 11-11 रुपए दोस्तों। तो टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितने की आई? 132 की आई। और फाइनली अब सीजीएसटी जो मोदी जी को जाएगा, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कितना कितना जाएगा? 11 माइनस 10 1 रुपी, 11 माइनस 10 1 रुपी। क्या क्लियर हुआ गाइस? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? हाँ या ना? एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? समझ में आया? और इसी का दोस्तों ये आपका एनालिसिस है। ये एक बार एनालिसिस देखिए, ये एक बार एनालिसिस देखिए। आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड इट आउट बाय योरसेल्फ और देन वी आर गोना मूव फॉरवर्ड गाइस। 1 मिनट टू यू गाइस, फटाफट देखिए इसे। डन गाइस?
एवरीवन, मजा आया इस पॉइंट को समझने में? आ जाओ भाई। एसजी को 1 रुपये का लॉस हुआ, करेक्ट, लॉस हुआ। एंड देयरफॉर दोस्तों, सरकार ने क्या बनाया? कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। आ जाओ भाई। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी की क्यों जरूरत पड़ी, जिसका एक पॉइंट बता दिया दोस्तों। फॉलोइंग आर द डेफिशिएंसीज ऑफ द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम दैट लेड टू जीएसटी इन इंडिया। पहला, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग का क्या मतलब है दोस्तों? कैस्केडिंग का क्या मतलब है? टैक्स ऑन टैक्स। तो कहते हैं देयर वर टू सिनेरियोज व्हिच लेड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। देयर आर टू सिनेरियोज जहां पर दोस्तों कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हुआ। पहला, इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जिसका मैंने एग्जांपल बनाया, इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। एक्साइज ड्यूटी वैल्यू में जुड़ जाती थी, उसके बाद वैट लगता था जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पर आता था। तो कहते हैं क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लेवाइड एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज वाज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट वैट लायबिलिटी एज एक्साइज ड्यूटी वाज अ सेंट्रल लेवी whereas वैट वाज अ स्टेट लेवी। नो सेनवैट। सेनवैट दूसरा नाम होता है एक्साइज ड्यूटी का। जैसे हर एक बच्चे का घर का भी नाम होता है ना, जैसे दीपक है, घर का नाम दीपू। तो in that case, in that scenario guys, in that scenario, no senvat after manufacturing stage, no excise duty after manufacturing stage. आ जाओ भाई। levy of GST in case of interstate purchase for further sale in the same state। ये पॉइंट बड़ा अच्छा था। अब इधर देखिएगा गाइस, इसका भी एक एग्जांपल बनाता हूं तो आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। द सेकंड सिनेरियो जहां पर कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था। अब लेट्स से दोस्तों, अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, मैं लेट्स से आपका होस्ट और दोस्त रे राठी, और मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। मैं दिल्ली में सामान बेचता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं लेट्स से। अब मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं दोस्तों। अब अगर मैंने सामान खरीदा फ्रॉम माय नेबरिंग स्टेट हरियाणा, मेरा एक दोस्त है या एक इंसान है टीटू, जो कि हरियाणा में रजिस्टर्ड है, और मैंने हरियाणा से सामान खरीदा अंडर द ओल्ड लॉ, तो वहां पर क्या लगता था दोस्तों? वहां पर क्या लगता था? वहां पर दोस्तों लगता था CST। तो मैंने टीटू को 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उस पर दोस्तों CST लगता था @2%, सेंट्रल सेल्स टैक्स @2%। 1 लाख का 2% निकल कर आता है 2,000 रुपए, निकल कर आया 1,02,000 रुपीज। हाँ जी गाइस, अब इधर ध्यान से सुनिएगा। ये 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपीज गाइस, ये 2,000 रुपीज, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प मी आउट। ये 2,000 रुपए मैं किसको दे देता था? टीटू को दे देता था। और टीटू जाकर ये 2,000 रुपए किसके पास जमा कराएगा? टीटू जाकर ये 2,000 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। किसके पास जाके जमा कराएगा? हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाकर जमा करा देगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि अगर टीटू ने ये 2,000 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाके जमा कराए, और मैंने ये सामान आगे दिल्ली में ही, एक है मिस्टर एक्स, उन्हें बेचा ऑफ अ वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने वाला है, 1,50,000 रुपीज, जिस पर वैट लगा, क्योंकि मैं दिल्ली का दिल्ली में बेच रहा हूं तो वैट लगा 15,000 रुपए, @10% मान लेते हैं, तो 1,65,000 आया। अब मुझे बताइए, क्या मुझे इन 2,000 रुपए का, इन 2,000 रुपीज का, क्या मुझे इन 2,000 रुपए का ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? द आंसर इज नो। क्योंकि दिल्ली सरकार, केजरीवाल भैया मेरे पास आए और केजरीवाल भैया कहते हैं
कि राठी जी ये 2,000 रुपए आपने किसे पे करे? मैंने कहा टीटू को पे करे। उन्होंने अपने सिस्टम में देखा टीटू, कह रहे टीटू तो कोई है ही नहीं दिल्ली का, कह रहे वो दिल्ली का नहीं हरियाणा का है, हरियाणा का है। तो कहते हैं आपने ये जो 2,000 रुपए दिए हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट को चले गए, तो मैं आपको 2,000 रुपए का बेनिफिट क्यों दूं? जो वैट था वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट मेरे को ये बोलती है कि जो आपने पहले टैक्स पे किया वो मुझे तो पे किया नहीं, वो तो आपने किसी तो और स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो वाई शुड आई अलाउ यू द बेनिफिट ऑफ 2,000 रुपीज? मैं आपको 2,000 रुपए का वैट का बेनिफिट क्यों दूं? क्या पॉइंट लॉजिकल है गाइस? क्या पॉइंट लॉजिकल है? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय पॉइंट इज? इसी वजह से क्या दोस्तों, द सीएसटी दैट आई पेड ये भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? हाँ जी, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद अगर उस पर वैट लगेगा दोस्तों, तो क्या इस पर भी फिर कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो गया? क्योंकि मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, because the 2,000 that I have paid to T2 has been deposited to Haryana government and not Delhi government. The levy of CST in case of interstate purchase for further sale in the same state. In case of interstate purchase, CST was leviable, which used to be collected by the origin state Haryana, and therefore no credit was granted to the destination state. डेस्टिनेशन स्टेट को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता था। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ गाइस, सेकंड पॉइंट, मल्टीपल टैक्सेस। एक ही स्टेट में अलग अलग तरीके के टैक्सेस मिलते थे और वो भी एक दूसरे से सेट ऑफ अलाउड नहीं होते थे। एक ही स्टेट अलग अलग तरीके के टैक्स लगाता है, लेकिन उसमें भी एक दूसरे से आईटीसी का बेनिफिट अलाउड नहीं करता था। कहते हैं सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट्स सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, विच वर नॉट सब्ज्यूम्ड इन वैट। अब हमने कहा कि केजरीवाल भाई, या मैं अभी यूपी में नोएडा में रहता हूं, योगी जी आपने एंटरटेनमेंट टैक्स लिया, आपने लग्जरी टैक्स लिया, अरे अब इसको तो वैट में एडजस्ट करो, वैट भी तो आप ही का है। कहते नहीं, वो अलग अलग कानून है, वो अलग अलग लॉ है, इस वजह से हम अलाउ नहीं करेंगे, विच वॉज अगेन अ डीमेरिट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा बर्डन बढ़ता चला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट तो शानदार पॉइंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट गाइस, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। हाँ जी गाइस, इधर देखिएगा गाइस, ये दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी हम जैसे लोगों को। लेट्स से दोस्तों, अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, जो कि मैं हूं, तो मेरे को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या गुड्स खरीदने पड़ते थे? जब मैं बात कर रहा हूं 2017 की, ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी गाइस, 2017 से पहले की। 2017 में तो जीएसटी आ गया, उससे पहले की ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूं, 2015, 14, 13। अब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के लिए अगर मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, तो आप लोगों से सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं, और सर्विस टैक्स बिलोंग्स टू मोदी जी। सर्विस टैक्स बिलोंग्स टू मोदी जी, करेक्ट। लेकिन आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा, टेबल चेयर जिस पर बच्चा आके बैठेगा, मैंने लैपटॉप खरीदा जिस पर मैं नोट्स बनाता हूं, मैंने प्रोजेक्टर खरीदा जिससे मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैंने ब्लैक बोर्ड खरीदा, मैंने वाटर कूलर खरीदा, बच्चों को प्यास लगेगी जाके पानी पी लेंगे, मैंने क्लासरूम में एसी लगवाया, अंदर जैसे रिसेप्शन में घुसेंगे तो एक टीवी है जहां पर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, वहां पर भी टेबल चेयर लगे थे, सोफा लगे थे। तो इन सारे फर्नीचर पर, इन सारी चीजों पर मैं वैट पे कर आ रहा था, क्योंकि ये तो गुड्स थे। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, ये तो गुड्स थे, हाँ या ना? In this case, in this scenario guys, in this case, in this scenario, क्या पॉइंट आया दोस्तों, कि मैं जो वैट पे कर आ रहा था, which was going into the pocket of the state government, मैं जो वैट पे कर आ रहा था वो किसकी जेब में जा रहा था? वो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जा रहा था। और जो मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी
मैंने ना टैक्स बहुत सारा पहले पे कर रखा है। अरे आपने हमें तो कुछ नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं दिया, वो आपके छोटे भाई को दिया। नफरत है हमें छोटे भाई से, समझ में आया? मतलब छोटा भाई कौन? स्टेट गवर्नमेंट। मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस मोदी जी भड़क गए, कह रहे वो क्या मतलब है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया, वो कौन सा मेरे को पैसा देता है? कोई इज्जत नहीं करते बड़े की यहां पर। तो फिर अगेन क्या हुआ दोस्तों, विच अगेन लेड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस आफ्टर ऑल। क्योंकि जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं मेरे को उसका आईटीसी नहीं मिल रहा, और जो मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं वो मैं पूरा मोदी जी को दे रहा हूं, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग डीमेरिट। और इसीलिए अपन लोगों ने कल पढ़ा दोस्तों कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? कहते हैं नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, कहते हैं अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस यूज्ड टू चार्ज सर्विस टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, but in order to provide services the person used to purchase some assets on which he has paid VAT. VAT paid was not allowed. VAT paid was not allowed to be set off from the service tax collected, as they were levied and collected by different governments. They were levied and collected by different governments. The same used to happen in a situation where a trader was collecting VAT and which was not allowed set off of service tax on services procured by him. All right, guys. Everyone clear about it? And last cheese, guys, the other demerit, double taxation. डबल टैक्सेशन, एक ही चीज पर दोनों, वैट एंड सर्विस टैक्स बोथ। लूटो भाई लूटो, जनता को लूटो। हाँ जी गाइस, डबल टैक्सेशन। सरकार ने तो दोस्तों मतलब यहां तो मार ही रखा था। कहते हैं डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, और जिसमें आता था दोस्तों रेस्टोरेंट। कहते हैं इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन सम ट्रांजैक्शंस इन द नेचर ऑफ रेस्टोरेंट वर लेविएबल टू बोथ वैट एंड सर्विस टैक्स। अब हमारा दोस्त, लेट्स से अपन चैट बॉक्स में से ले लेते हैं इक्षित कपूर। इक्षित कपूर अपनी फैमिली के साथ दोस्तों रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। रेस्टोरेंट में घुसा, बैठा, तो वहां मोदी जी आ गए। मोदी जी कहते हैं इक्षित बेटा आज कैसी बात है? कह रहे हैं अरे मोदी जी बस ऐसी सोचा वीकेंड है तो फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में आ जाता हूं। तो कहते हैं अच्छा ध्यान रखना बेटा, खाना तो तुम घर पर भी खा सकते थे, लौकी तो रही, लेकिन आज तुम स्पेशल खाना खाने आए हो, सर्विस है ये। हाँ, और सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि आज सामने वाला आपसे आकर पूछेगा। अभी तक तो आप अपनी मैडम से जाके पूछते थे बेगम बेबी क्या बनवाऊं खाने में, यहां कोई आपसे पूछेगा। मतलब हालात और जज्बात फटाफट बदल गए। तो कह रहे हैं हाँ मोदी जी ध्यान रखूंगा, सर्विस टैक्स देना है, अब बस थैंक यू, चले जाइए। अब मोदी जी गए, इतने में स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर आ गए। इक्षित बेटा अरे वाह मिल गया, टाइम से टाइम मिल गया। बढ़िया बढ़िया, आज क्या क्या खाने में ऑर्डर कर रहे हो? कह रहे हैं ये क्या हो क्या रहा है, दोनों गवर्नमेंट आ रही हैं बातें कर रही हैं। कह रहे हम आपको ये बोलने आ रहे थे कि ये आपका गुड्स है, आफ्टर ऑल आप सिर्फ हवा पानी खाने थोड़े ना आए हो, सिर्फ सोफे पे बैठने थोड़े ना आए हो आप, आफ्टर ऑल तो पनीर, लबाबदार दाल मखनी, लच्छा पराठा, यही सब खाने आए हो ना? कह रहे हैं हाँ जी खाने तो हम यही आए हैं। कह रहे हैं खाना तो गुड्स होता है, और गुड्स पर क्या लगता है? वैट। गुड्स पर क्या लगता है? वैट। इतने में मोदी जी पीछे से आ गए, कह रहे हैं इनका खाना पैक करो, इनको वैट देना है, खाना पैक करो और आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर फुटपाथ पे बैठ के खा लो। अब वो कह रहा है अरे मोदी जी कैसी बातें कर रहे हैं, फुटपाथ पे बैठ के खाने आए हैं क्या? इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं, इसीलिए तो सर्विस चार्ज है, सर्विस टैक्स लगेगा, सर्विस है सर्विस टैक्स लगेगा। इतने में दूसरे स्टेट गवर्नमेंट वाले मोदी जी को पीछे करते, कह रहे अरे अच्छा सर्विस टैक्स देना है आपको, तो ऐसा करो आप खाना मत खाओ, आप सिर्फ यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमो, देखो अच्छा रेस्टोरेंट है, और अच्छा रेस्टोरेंट आप घूम के आप बाहर चले जाओ, खाना तो आप घर पे जाके नहीं खाओ,
तो रही। नहीं नहीं नहीं, खाना आप मतलब आफ्टर ऑल आप यहाँ पे सर्विस लेने आए हो या खाना खाने आए हो? दोनों के बीच में खूब लड़ाई झगड़ा, खूब लड़ाई झगड़ा। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार ने कहा, मोदी जी ने क्या, उनको स्टेट वालों को बुलाया और कहा कि भाई साहब लड़ाई मत करो, दोनों थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। अरे इन्हें क्या पता चलना है, अरे कपूर है कपूर, खूब पैसा है इनके पास, ये तो कल डोमिनोज भी गए थे। हाँ जी, खूब पैसा है। तो इन दैट केस दोस्तों, इन दैट केस पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उस पर दोनों, क्योंकि ना स्टेट गवर्नमेंट झुकने को राजी ना सेंट्रल गवर्नमेंट झुकने को राजी, क्योंकि एक दिन के टैक्सेस करोड़ों रुपए में जाते थे, करोड़ों रुपए में जाते थे। तो इन दैट केस एक ही चीज पर गुड्स भी माना जा रहा था, एक ही चीज को सर्विसेज माना जा रहा था, और बैंड किसकी बज रही थी? आम आदमी की दोस्तों। तो दिस वाज आल्सो अ डीमेरिट ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई, ये वाला पॉइंट पढ़िए। Which of the following deficiencies led to GST in India? Cascading of taxes, double taxation on certain goods and services, non-integration of VAT and service tax, all of the above, all of the above। तीनों पॉइंट्स हमारे अभी दोस्तों हम पढ़कर आए हैं, तीनों पॉइंट्स हमारे डेफिशिएंसीज की कैटेगरी में आते हैं। आ जाओ गाइस, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी आपका फेवरेट है दोस्तों। सर अभी भी कोई कोई रेस्टोरेंट वैट क्यों लगाता है? फिर शिल्पा पकड़ी गई, वैट बोलते ही पकड़ी गई। शिल्पा ने वहां 2-3 टकीला शॉट्स मार लिए थे। बेटा वैट जो लगाती है रेस्टोरेंट, वो अल्कोहल पे लगाती है। अब आप पकड़े गए, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व हो रहा है और शिल्पा ने कट यू। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन में फंस जाते हैं बेटा, फंस जाते हैं। हाँ जी, तो अल्कोहल पर तो पुराना टैक्सेशन सिस्टम ही चल रहा है ना अभी भी शिल्पा बेटा। नॉर्मल खाने पर था? नहीं 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 नहीं, वो गलत है, फिर वो गलत है। नॉर्मल खाने पे वैट कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, लड़ाई कर लेना अगली बार तो, बिखर जाना, मैं नहीं दूंगी वैट, लगाना है तो जीएसटी लगाओ। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी गाइस, अब जो पुराने डीमेरिट्स थे, अब वो मेरिट्स में चेंज हो गए हैं। जो पुराने डीमेरिट्स थे अब वो मेरिट्स में चेंज हो गए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स, कॉमन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, इससे इकोनॉमिक बैरियर्स हट गए हैं। दोस्तों पहले एक इंसान जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता था, वो जाकर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाता था, फिर उस सामान को बेचता था तो वो जाके स्टेट वैट में रजिस्ट्रेशन करवाता था। अगर साथ में कोई वो सर्विसेज दे रहा है तो वो जाके सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाता है। कहता है भाई साहब रजिस्ट्रेशन करवा के कमर टूट गई, अब सोच रहा हूं बिजनेस करूं ही ना। समझ में आ रहा है? अगर एक चीज करने के लिए इतना सामने वाले को इस डिपार्टमेंट जाओ उस डिपार्टमेंट जाओ, तो कहीं ना कहीं तो सामने वाले को परेशानी होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, mitigation of ill effects of cascading. 15 taxes, central plus state, have been subsumed into a single tax. Set off of prior stage is allowed. पहले दोस्तों जो 15 टैक्सेस होते थे अलग अलग, अभी आपके सामने आने वाले हैं वो, अब आपको दोस्तों वो सिंगल टैक्स में सब्ज्यूम कर दिए गए हैं। Set off of prior stage is allowed for the transactions across the entire value chain. This will improve competitiveness and improve liquidity of business. Next, increase in the government revenue. क्या दोस्तों सरकार का, हमारी कल भी बात हुई, क्या दोस्तों जो पहले लूप होल्स थे वो खत्म हो गए, जहां लोग टैक्स चोरी कर सकते थे अब वो बंद हो गए। क्या दोस्तों एक टैक्सेशन सिस्टम से सरकार का अपना जो मैनेजमेंट कॉस्ट था वो कम हो गया,
और दोस्तों क्या सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन बढ़ गया है? हाँ जी, विद वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस एंड इंप्रूवमेंट इन टैक्स पेयर्स कंप्लायंस, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, तो दोस्तों जो मैंने डीमेरिट्स बताए अब वही खत्म हो गए। This will help in reducing the cost of the product services and highly disputed issues जिन पर डबल टैक्सेशन लगता था will be now solved out and tackled. Boost to Make in India initiative, ये क्या है? Boost to Make in India, Make in India क्या है दोस्तों? कि अगर हिंदुस्तान में आके आप अपना सामान बना रहे हैं, कहते हैं विद यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर इंडिया, जीएसटी विल गिव बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मेक इन इंडिया कैंपेन। दोस्तों अगर टैक्सेशन सिस्टम हिंदुस्तान में आसान होंगे, लिबरल होंगे, इजी टू फॉलो होंगे, तभी दोस्तों आउटसाइड कंपनीज इंडिया में आके सेटअप करेंगी। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर हिंदुस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बहुत ट्रिकी है, बहुत डिफिकल्ट है, आउटसाइड इंडिया से कोई आता है, पहले कहते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट जाओ, फिर वैट डिपार्टमेंट जाओ, फिर इसकी रिटर्न भरो, इसका कंप्लायंस करो, सामने वाला पागल हो जाएगा। सामने वाला कहता है मैं वापस अपने देश चला जाता हूं। ऐसे देश आना ही क्यों जहां टैक्सेशन सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं। आप लोग भी देखते होंगे दोस्तों, कितनी बार आता है इलॉन मस्क टेस्ला इंडिया में ला रहे नहीं ला रहे, ला रहे नहीं ला रहे। उन्होंने तो खुलकर बोला कि इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द डीमेरिट्स, जहां आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आने में कहीं ना कहीं इंसान परेशान होगा या तकलीफ में आएगा या नहीं आना चाहेगा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, DIY, do it yourself, 1 minute to you. DIY, do it yourself guys, फटाफट करिए, 1 मिनट दे रहा हूं। हाँ जी गाइस, क्लियर? अब आ जाते हैं गाइस, for the taxes that have been subsumed under the GST law, taxes subsumed under GST, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन से टैक्सेस आते थे जो सब्ज्यूम हो गए हैं गाइस? दिस इज द लिस्ट। ये हमें सिर्फ रीड आउट करनी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, countervailing duty, special countervailing duty, central sales tax, and last
central surcharges and cesses on supply of goods and services. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट वाले कौन से थे जो अब सब्ज्यूम हो गए हैं? वैल्यू एडेड टैक्स ऑब्लिक सेल्स टैक्स. कई एजुकेटर्स दोस्तों इसको अलग अलग दिखाते हैं. मैंने दोस्तों दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं इसलिए साथ में दिखाया है. नेक्स्ट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स. ये भी कई एजुकेटर्स अलग अलग दिखाते हैं दोस्तों, मैंने साथ में दिखाया है. टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी टैक्स, entertainment tax except local bodies, state cesses, surcharges on goods and services. ये आपके दोस्तों 7 पॉइंट्स आते थे ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एवरीवन, अब इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाउ कैन दे आस्क यू अ क्वेश्चन इन दिस सिनेरियो? तो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो गाइस, इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस क्या पॉइंट आया दोस्तों? आपसे 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, 1 मार्कर एमसीक्यू में, कि 4 टैक्सेस देंगे, उसमें से 3 सेंट्रल टैक्स होंगे, 1 स्टेट टैक्स होगा. 3 सेंट्रल टैक्स होंगे, 1 स्टेट टैक्स होगा. चारों के चारों जीएसटी में सब्ज्यूम हुए हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी. तो आपको क्या क्वेश्चन में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी? ए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बी, सर्विस टैक्स, C, tax on advertisement, and D, countervailing duty. So what do we need to pick? Are these 4 क्या ये चारों के चारों सब्ज्यूम हो गए हैं? The answer is yes, ये चारों के चारों सब्ज्यूम हो गए हैं, लेकिन इसमें से C is the one जो कि दोस्तों स्टेट टैक्स वाला है जो सब्ज्यूम हुआ. तो हमें कौन सा चूज करना है? समझ गए ना दोस्तों? टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट. Okay, everyone clear about it? अब देखो ये आ गया, which of the following state taxes have been subsumed under GST? Find it out guys. Which of the following state taxes have been subsumed under GST? It is value added tax. ABCD, value added tax. हाँ जी guys, list the central levies subsumed under the GST law. List the central levies subsumed under the GST law. फटाफट बताइए guys, what are the central levies that can be subsumed? अब इसमें दोस्तों एडवाइस क्या करा है मैंने कि आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. Student should be careful answering this question and should clearly remember the central levies that have been subsumed. The student should write number of points depending upon the marks allotted to the question. Maximum तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपसे पूछेंगे स्टेट एनी 4 सेंट्रल लेवी. सिर्फ नाम लिखने हैं आपको और काम बन जाएगा. डिटेल डिस्कशन कोई नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नहीं है डिटेल डिस्कशन का. नाउ कमिंग ऑन टू दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. Constitutional provisions. हाँ जी guys, the last point of this chapter, and we should be able to take care of this point in the next 40 minutes. Constitutional provisions कहते हैं India has 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर. थ्री टियर फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि भारत देश में 3 लोग आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं. पहला यूनियन गवर्नमेंट, जिसे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ये तो है, और लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्युनिसिपैलिटी. अब म्युनिसिपैलिटी का एग्जांपल दूंगा तो समझ जाएंगे आप लोग. हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आप लोग दोस्तों म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हो. म्युनिसिपल टैक्सेस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करे जाते हैं तो आपका नेट एनुअल वैल्यू आता है. वो म्युनिसिपल टैक्सेस किसके पास जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या लोकल अथॉरिटीज के पास? लोकल अथॉरिटीज के पास. कहते हैं पावर टू लिवाई टैक्सेस
power to levy taxes and duties is distributed among these three tiers with the provisions of the Indian Constitution. Power to levy taxes and duties is distributed among these three tiers किनके तहत according to Indian Constitution. Power to levy and collect taxes whether direct or indirect. Power to levy and collect taxes whether direct or indirect emerges from the Constitution of India. Any law not in conformity with the Constitution is illegal and void. Any law which is not in conformity, मैंने क्या बोला था कि दोस्तों हमारे संविधान के दोस्तों आर्टिकल से पावर मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो टैक्सेस लगा सके. अगर सरकार कोई भी चीज का कानून नहीं बनाएगी और बिना कानून बनाए टैक्स ले लेगी तो दैट विल बी नोन एज इलीगल एंड वॉइड. सिग्निफिकेंट प्रोविजंस पर आ जाते हैं दोस्तों. खैर इन पर डिटेल्ड आज तक 2017 में दोस्तों हमारा जीएसटी आ गया था और आज तक हमारे इंस्टीट्यूट ने डिटेल में किसी भी आर्टिकल से जुड़ा हुआ नहीं पूछा है. 1 मार्कर में जरूर पूछा गया है तो फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम हर प्रोविजन को डिटेल में करें. आर्टिकल 265 एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड. Except by authority of law, no tax shall be levied or collected. जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तब तक आप टैक्स नहीं ले सकते. दूसरा आर्टिकल 245 extent of laws made by the parliament and legislature of the state. extent मतलब कहां तक ये लगाया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा वो कहां तक अप्लाई किया जाएगा. तो जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी मतलब विच रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो आपका होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट may make laws for the whole or any part of the state. Where the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. Article 246 ये क्या बोलता है? मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स. और ये आर्टिकल एम्पावर करता है, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है भारत देश में टैक्सेस लगाने को. किसको एम्पावर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. किसको पावर देता है कि तुम भारत देश में टैक्स लगा सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है. This article empowers the central and state governments for levying taxes, whether direct or indirect. आ जाओ भाई. Next, seventh schedule to Article 246 contains 3 lists. Seventh schedule to Article 246 में 3 लिस्ट हैं shown below, under which the central and the state government make laws for levying taxes in India. कहते हैं आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है. आप लोग ये लिस्ट जानते हैं. पहली यूनियन लिस्ट विच इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. किसके पास पावर है? लिस्ट नंबर 1 जिसे बोलते हैं द पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री and taxes levied by the government of India. The central government is income tax and custom duty. Next, state list number 2. ये किसके पास है? States के पास है. The legislature of any state has an exclusive right to make laws in respect of that entry. Power state government के पास है. And taxes on alcoholic liquor for human consumption. And last, list number 3. The parliament and legislature ये मिलकर लगाएंगे. लेकिन आज तक कोई इतना भाईचारा नहीं हुआ कि ये मिलकर कोई कानून लगाए. मतलब कानून एक हो और एक ही कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पॉइंट लिखा हो, स्टेट गवर्नमेंट का भी पॉइंट लिखा हो. अब आप कहोगे सर जीएसटी तो है. नहीं है. जीएसटी के अपने अपने कानून हैं.
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो CGST एक्ट एज वेल एज IGST एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और हर एक स्टेट ने अपना SGST एक्ट पास किया है। वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि एक GST एक्ट हो और उसी के अंडर लिखा हो कि इतना पैसा CGST को जाएगा, इतना SGST को जाएगा, जबकि इन्होंने अपने सारे कानून अलग अलग बनाए। भारत देश में मोदी जी कहते हैं भाई भाई पैसों के लिए लड़ रहा है, हम तो फिर भी सरकारें हैं, हम तो फिर भी सरकारें हैं, समझ रहे हैं। The parliament and legislature of any state has an exclusive right to make laws in respect of that entry. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाएंगे, लेकिन आज तक लगाया नहीं है। अब आता है दोस्तों a very important point कि what was the need of constitutional amendment. Let us first understand the need for constitutional amendment. संविधान में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी। अब इधर ध्यान से सुनेंगे, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ऑलरेडी सर आर्टिकल 246 से पावर तो फ्लो कर ही रही थी, उसी के तहत ये GST लॉ बना देते। संविधान में जाके बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑलरेडी पावर मिल तो रही थी आर्टिकल 246 से। एक जगह जाकर गाड़ी फंस गई। कहां, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, जो आर्टिकल 246 से पावर फ्लो कर रही थी, जिसके तहत सरकार ने कानून बना रखे थे, और कानून क्या बना रखे थे कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को सर्विस देगा तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में जाएगा, और एक इंसान जब दूसरे इंसान को सामान बेचेगा तो वैट लगेगा विद इन द सेम स्टेट, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। All right, guys. Now my point to you guys is कि in this scenario, in this case, सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला दोस्तों कि अगर हम दोनों चीजों को साथ में ला रहे हैं, अगर हम सर्विस एज वेल एज गुड्स को साथ में लेकर आके GST लगाना चाहते हैं, मतलब क्या ये कहना सच होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब सामान के बेचने पर, गुड्स के बेचने पर टैक्स लगा पाएगी? हाँ जी। और क्या ये कहना भी सही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज पर भी टैक्स लगा पाएगी? हाँ जी, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी था टू द ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से और जो कानून बने हुए थे उन कानून से ये गलत बात कह रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो है थ्रू रेसिडुअल सेक्शंस एंड आर्टिकल्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वालों पर टैक्स लगा सके, लेकिन स्टेट वाले सेंट्रल वालों पर टैक्स नहीं लगा सकते। स्टेट वाले सेंट्रल वालों पर टैक्स नहीं लगा सकते। ये पॉइंट है दोस्तों, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में जाके बदलाव करना पड़ा, क्योंकि संविधान से जो पावर फ्लो कर रही थी और संविधान की पावर के तहत जो कानून बने हुए थे, आज वो मर्ज हो रहे थे, जो कि संविधान के प्रोविजंस का उल्लंघन हो रहा था। और यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग GST इन इंडिया। आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते ना, क्योंकि जैसे आप संविधान के खिलाफ गए वो क्या हो जाएगा, इलीगल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलीगल एंड वॉइड। आ जाओ भाई, कहते हैं बिफोर GST power of taxation was assigned to either union or state subject wise under schedule 7 of the constitution। अभी ऊपर schedule 7 की ही 3 लिस्ट पड़ी। While the center was empowered to tax goods up to the production or manufacturing stage, जिसे अपन एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, the state had the power at the distribution state, जिसे VAT and CST बोलते हैं। The union could tax services using the residuary powers, but states could not। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज पर टैक्स लगा सकती थी, सर्विस टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ GST required amendment in the constitution so as to enable integration of excise duty, state VAT and certain state specific taxes and service tax into GST
टू एम्पावर, उनको पावर मिले कि वो दोनों साथ में लगा सके, टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू लिवाई एंड कलेक्टेड. Therefore, the Constitution 101st Amendment 2016 was given birth. The bill received the assent of the President on the 8th September, जैसा हम लोगों ने कल भी किया था. Everyone clear about it? तो हमें संविधान की जरूरत, संविधान में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जो पुराने लॉज थे, अगर उनके हिसाब से चलते तो मर्जिंग अलाउड नहीं थी. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चीजों पर टैक्स लगा सकें. सेंट्रल तो फिर भी लगा सकती थी, स्टेट के पास पावर नहीं थी. और अगर स्टेट ऐसा करती तो वो संविधान के खिलाफ होता. इसीलिए संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ी. आ जाओ भाई, आर्टिकल 269A, levy and collection of GST on interstate supply. Levy and collection of GST on interstate supply. हाँ जी गाइस, आ जाओ भाई. कहते हैं notwithstanding anything contained in Article 246 and 254. आर्टिकल 246 और 254 भाड़ में जाए. उस सबसे पहली क्या लाइन लिख दी कि आर्टिकल 246 और 254 से ऊपर है हम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड गाइस. notwithstanding, we are not standing with Article 246 and 254. We are above. और ये आर्टिकल 269 नहीं है, आर्टिकल 246A है. ये आर्टिकल 246A है. और इंटरस्टेट क्यों लिख दिया? ये गाइस यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. हाँ जी, हेडिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. इंटरस्टेट वाला नहीं आएगा. आर्टिकल 246A है, पावर टू लिवाई जीएसटी. ओके, कहते हैं आर्टिकल, नीचे का पॉइंट सही लिखा है, हेडिंग गलत लिखी है. ऑलराइट गाइस, notwithstanding anything contained in Article 246 and 254, Parliament and subject to Clause 2, the legislature of every state have power to make laws with respect to GST, goods and services tax, imposed by the union or by such state. क्या बोला दोस्तों? Notwithstanding anything contained in Article 246 and 254, Parliament, मतलब the central government and the states have been empowered to make laws with respect to GST. अब यहां से उन्होंने पॉइंट नंबर 1 से कौन सा लॉ बनाया? पॉइंट नंबर 1 से कौन सा लॉ बनाया? उन्होंने बनाया CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, और दूसरा SGST जो स्टेट ने बनाया. दूसरा, Parliament has exclusive power to make laws with respect to GST where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce. Interstate मतलब जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां का बनाया हुआ कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बनाएगी. और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जाता है दोस्तों, तो क्या लगता है? IGST लगता है. क्या लगता है? IGST. तो पहले वाले पॉइंट ने क्या बोला? पहले वाले पॉइंट ने क्या बोला दोस्तों? पहले वाले पॉइंट ने कहा कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाएगी. और इसीलिए जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, तो आप इनवॉइस पर क्या देखते हैं? CGST एज वेल एज SGST. दूसरा क्या बोला कि अगर इंटरस्टेट होगा तो कौन लगाएगा? कौन लगाएगा दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, IGST. हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा अपने पास नहीं रखती. सेंट्रल गवर्नमेंट
कुछ पैसा अपने पास रखती है और कुछ पैसा डेस्टिनेशन स्टेट को देती है, जहां पर ये सामान पहुंचा, जहां पर ये सामान पहुंचा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई। एक्सप्लेनेशन। द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल shall in respect of goods and services referred to in clause 5 of article 279A shall take effect from the date recommended by the GST council, goods and service tax council। ये क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, द 5 PPs, द 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो क्या बोलते हैं कि GST shall be levied at a later point of time when the GST council recommends it। All right guys, आ जाओ भाई। ये है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 क्या बोलता है? डील्स विद द सुप्रीमेसी ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, खैर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मतलब नहीं रखता, लेकिन हमारे पॉइंट को समझाने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं अगर अभी तक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पुराने लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, और वो उसमें यही लिखा है ना, जीएसटी काउंसिल जब रेकमेंड करेगी टू डू सो तब लेकर आएंगे। अब इधर ध्यान से देखिएगा, सरकार कहती है कि कानून बनाए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कानून होते हैं। अगर वो कभी ओवरराइड कर जाए, अगर वो कभी ओवरराइड कर जाए, ओवरराइड का क्या मतलब है दोस्तों? ओवरराइड का क्या मतलब है? अगर वो कहीं पर एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लॉ की। दिस इज द सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग कानून है, अगर कानून एक ही पॉइंट को लेकर दोनों कानून बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाला कुछ बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कुछ बोलता है, तो किसके कानून की बात मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून की बात मानी जाएगी। चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कानून पहले आया, सेंट्रल का बाद में आया, लेकिन बाद वाले की बात, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही मानी जाएगी। आ जाओ भाई। कहते हैं वेयर देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, that is the central government and the legislature of any state, then the law made by parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state, shall prevail over the law made by the legislature of such state to such inconsistent extent। आर्टिकल 246A का एनालिसिस खुद करिए गाइस, करिए फटाफट। आर्टिकल 246A का एनालिसिस। Done guys? Everyone? आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11। लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स डैश। हाजी भाई, किसको एम्पावर करता है? लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सी, why was question
number 12. Why was there a constitutional amendment required to levy GST in India? The main purpose behind such constitutional amendment was to integrate central taxes with state taxes. Students should write around this purpose in a simple language with example. Discuss Article 246A. वो दोस्तों आज तक नहीं आया और आएगा भी नहीं. रीजन बीइंग 2 नंबर के में आपसे पूरा नहीं पूछा जा सकता, तो इस वाले क्वेश्चन को आप हटा भी सकते हैं, बस क्या रीड आउट कर लीजिए. अब देखना यहां पर उल्टा कर दिया. ये आर्टिकल 269A है, ये है आर्टिकल 269A. पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू 269 है, हेडिंग है इसकी ये वाली, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. आ जाओ भाई. पहला पॉइंट, इंटर स्टेट में टैक्स कौन लगाएगा गाइस? हु इज गोना लिवाई टैक्स ऑन इंटर स्टेट? बताओ. The central government or the state government? The central government or the state government? Central government. आ जाओ भाई. कहते हैं goods and services tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the states in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendation of the GST council. तो मैंने क्या बोला? इंटरस्टेट से जुड़ा हुआ कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन क्या सारा पैसा वो अपने पास रख लेंगे? सारा पैसा क्या वो अपने पास रख लेंगे? नहीं. इट विल बी शेयर्ड. थोड़ा वो अपने पास रखेंगे और थोड़ा वो किसे देंगे गाइस? वो देंगे डेस्टिनेशन स्टेट को. किसको देते हैं वो? डेस्टिनेशन स्टेट को, जहां सामान पहुंचा. तो अगर सामान दिल्ली से हरियाणा गया है और आईजीएसटी उस पर लिवाई हुआ है, तो आईजीएसटी का कुछ पोर्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखेगी और कुछ पोर्शन दोस्तों हरियाणा के पास जाएगा. किसके पास जाएगा? हरियाणा के पास. नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हिंदुस्तान में सामान इंपोर्ट होता है या सर्विसेज ली जाती है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, उसे भी क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट. उसे भी क्या माना जाएगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड. एंड इस वजह से अगर इसे इंटर स्टेट माना जा रहा है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर आईजीएसटी लिवाई कर सकती है? द आंसर इज यस. सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर आईजीएसटी लिवाई कर सकती है. दिस विल गिव पावर टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू लिवाई आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस which were subject to countervailing duty under the Custom Tariff Act 1975. अब दोस्तों ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है वो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त हिंदुस्तान में बैठकर सामान बेचता हूं, गुड्स बेचता हूं, और वहीं एक दोस्त है, मेरा नाम श्रेय राठी, और वहीं एक दोस्त है टीटू, यहां पर बैठता है. ये आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सामान मंगाता था दोस्तों, और सामान मंगाकर इंडिया में बेचता था. अब क्योंकि आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सामान मंगाने पर उसे सस्ता पड़ता था. क्या पड़ता था? सस्ता. तभी वो आउटसाइड इंडिया से मंगा रहा. और मैं यहां हिंदुस्तान में सामान बनाकर सुबह से शाम क्या करता हूं? मक्खी मारता हूं. मक्खी मार रहा था. क्यों? क्योंकि दोस्तों टीटू आउटसाइड इंडिया से इंडिया जब सामान सस्ते में मंगाएगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर मेरे से तो सस्ता बेच रहा था. उसकी सेल पे सेल हो रही थी और मैं मच्छर पे मच्छर मार रहा था. अब मैं मोदी जी के पास गया और मोदी जी से कहता हूं, क्या मोदी जी मेक इन इंडिया कहते रहते हैं, मेक इन इंडिया सिर्फ मच्छर मार रहे हैं. कह रहे हैं क्या हुआ राठी जी, नाराज क्यों नजर आ रहे हो? मैंने कहा मेक इन इंडिया वाले सिर्फ हिंदुस्तान में सामान बनाकर अपना गोडाउन और वेयर हाउस भर कर बैठे, कोई खरीदने को राजी नहीं है, क्योंकि टीटू जैसे लोग आउटसाइड इंडिया से मंगा रहे हैं.
अब क्योंकि मैं सामान हिंदुस्तान में बनाता हूं, तो हिंदुस्तान में बनाने पर मुझे एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। मैं हिंदुस्तान में बेचता हूं तो वैट देना पड़ता है। अब सरकार ने कहा बात तो सही है, जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में मंगा रहा है, सस्ते दाम में मंगा रहा है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड इंडिया हुई है, हम तो इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा नहीं सकते। तो मोदी जी ने क्या करा, इन ऑर्डर टू सेवगार्ड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए, श्रेय राठी जैसे लोगों को बचाने के लिए, T2 जब सामान यहां पर इंपोर्ट करेगा तो वो यहां पर कस्टम ड्यूटी तो देता ही देता था, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी देता था। कस्टम ड्यूटी पहले भी था, आज भी है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी देता था विच वॉज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी। क्या देता था? काउंटर वेलिंग ड्यूटी विच वॉज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी। और दूसरा स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी देता था विच वॉज इक्विवेलेंट टू वैट, जो कि वैट के बराबर होता था, इन ऑर्डर टू सेवगार्ड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। अब क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और वैट खत्म हो गए और इनकी जगह जीएसटी आ गया, तो सरकार ने कहा स्पेशल काउंटर वेलिंग, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी खत्म हो गए, लेकिन अब इनकी जगह क्या आ गया दोस्तों? आईजीएसटी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को तो आज भी बचाना है ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को तो आज भी बचाना है। एक्साइज ड्यूटी और वैट खत्म हो गया तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो खत्म हो गई ना, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू वैट और एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। तो सरकार ने क्या बोला, आज बचाने के लिए हम क्या लगाएंगे इस पर? जीएसटी विद इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी। एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कहते हैं द प्रेसिडेंट शैल, द प्रेसिडेंट 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 एक टीम बनाएगी, एक काउंसिल बनाएंगे प्रेसिडेंट, जिसका नाम क्या बोला जाएगा? जीएसटी काउंसिल। ये हमारा 101st अमेंडमेंट एक्ट कब लागू हो गया था दोस्तों? कब बन गया था? ये बन गया था 8 सितंबर को 2016। यहां से 2 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को अपना काम करना था। प्रेसिडेंट ने 7 दिन के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल फॉर्म कर दिया। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होंगे, उनका क्या क्या काम है, बस यही पढ़ना, और डिसीजन मेकिंग कैसे पास होगी। इधर देखिए, The GST Council shall consist of the following members, namely the Union Finance Minister as chairman। और आज की तारीख में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आज की तारीख में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण जी। The Goods and Service Tax Council shall consist of the following members, namely the Union Finance Minister as chairman, the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance as members, the minister in charge of finance or taxation, or any other minister nominated by each state government as members। ये दोस्तों कौन होंगे? members of the GST council। ये क्या करेंगे भाई? what are their duties? their duties is to recommend to the union and the state on issues like tax rate, क्या exemption होनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को माफ करें, कौन से को नहीं करें, registration limits, conditions for ITC, etc etc। आ जाओ भाई, फोर्थ पॉइंट, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, इस ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। Every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and counting। मतलब दोस्तों स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हो रही है, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। अब सर ये वेटेड वोट्स का क्या मतलब है? वेटेड वोट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेटेज है 1/3 वोट्स का।
मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि लेट्स से मोबाइल फोन पर जीएसटी का रेट 12% से 18% कर दिया जाए, कौन कौन मेरे साथ है, और निर्मला जी ने अगर हाथ खड़ा कर दिया तो 33.33% तो पास हो गया. All the state government together have a weighted vote of 2/3. स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कितनी पावर है? 2/3. ऑलराइट गाइस, वैसे मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ज्यादातर यूनानिमसली लिए जाते हैं. 100% डिसीजंस एक साथ होते हैं. ऑलराइट गाइस, ये एक फॉर्मेलिटी है. 100% डिसीजन. अगर कोई सामने वाला अगेंस्ट भी होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप क्यों अगेंस्ट है, आपका क्या पर्पस है अलग होने का. तो 1/3 1 मार्कर में आ सकता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कितनी डिसीजन मेकिंग पावर है? 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट. एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी है? 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट. ऑलराइट गाइस, and last point, the GST Council shall recommend the date on which GST be levied on petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel, ATF. All right guys, these are the 5 petroleum products दोस्तों जिन पर जीएसटी शैल बी लिवाइड. दोस्तों जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी, व्हेन द जीएसटी काउंसिल शैल रेकमेंड कि इन पर जीएसटी लागू किया जाए. एट दिस पॉइंट ऑन द 19th of July शाम के 7:27 पर अभी पुराना टैक्सेशन सिस्टम ही चल रहा है. आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. चैप्टर फिनिश हो गया है दोस्तों. एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. जीएसटी इज नॉट लिवाइड एट ऑल. GST will be levied from the date to be notified on the recommendation of the GST Council. B is the correct answer. GST is levied by wholly exempt. GST is levied. No. Which article empowers the state government and central and state governments to levy GST in India? Article 246A. और ये वाला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क दोस्तों, और चैप्टर फिनिश. वेल डन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे बच्चे पार्टी के लिए गाइस. 2 दिन चैप्टर इन. 2 दिन में आप लोगों ने दोस्तों ये चैप्टर खत्म कर दिया. चैप्टर नंबर 1. आज हम लोगों ने 3-4 पॉइंट्स करे दोस्तों. सबसे पहले डेफिशिएंसीज इन द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, cascading of taxes, double taxation, non-integration of VAT and service tax, and multiple taxes. Who is your favorite finance minister? जेटली साहब मेरे को बहुत अच्छे लगते थे. जेटली साहब, अरुण जेटली साहब. अब वो हमारे साथ नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई गाइस. उसके बाद दोस्तों, आज उसके बाद हमने डेफिशिएंसीज के बाद किया बेनिफिट्स. बेनिफिट्स में दोस्तों डेफिशिएंसीज का उल्टा कर दो. मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन एंड मल्टीपल टैक्सेस, यही तो थे, आया ना. और 2-3 पॉइंट्स इसमें और जोड़ दो अपने. कौन से? बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. ये पॉइंट जोड़ दोगे, आपका पॉइंट खत्म. उसके बाद आया दोस्तों टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी. वो एक लिस्ट है जो हमें पढ़नी होगी. 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. एक तरीका इसका बहुत अच्छा है याद करने का कि कोई भी एक लिस्ट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट हो, कोई भी एक लिस्ट बहुत अच्छे से याद कर लो तो ऑटोमेटिकली बाकी पॉइंट्स दूसरी लिस्ट के होंगे. थोड़ा सा सोचो दोस्तों, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट याद कर लेता हूं तो आपके बाकी पॉइंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आएंगे. ऑलराइट, अभी समझाता हूं अक्षय. And last was the constitutional provisions. मैं डायरेक्टली जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर आ रहा हूं. आर्टिकल 246 से
पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसपे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, क्योंकि अगर इंटर स्टेट होगा तो उससे जुड़ा हुआ लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दोस्तों आर्टिकल 269A जिसने कहा कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पर आईजीएसटी लगेगा, जो कि केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार ही कलेक्ट करेगी, लेकिन वो सारा पैसा अपने पास नहीं रखेगी, कुछ पैसा दोस्तों वो डेस्टिनेशन स्टेट को भी देगी। एंड लास्ट गाइस आपका आता है इंपोर्ट को भी इंटर स्टेट माना जाएगा, और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सरकार उस पर भी आईजीएसटी लगाएगी, जिन पर पहले क्या लगता था? काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी। उसके बाद दोस्तों हम पहुंचे आर्टिकल 279 है, जो कहता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे राष्ट्रपति को दी गई दोस्तों, और 8 सितंबर को जब से 101st अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके 60 दिन के अंदर अंदर उन्हें फॉर्म करनी थी। उन्होंने तो 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर ही फॉर्म कर दी। जीएसटी काउंसिल में हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं एज चेयरमैन, स्टेट्स के मिनिस्टर होते हैं ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, एंड यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर एवरी स्टेट। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में 75% वेटेड वोट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से 1/3, अगर 100% की बात करें तो 1/3 जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड लास्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी शैल बी लेवाइड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, और वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से हैं दोस्तों? वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं आपके पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल कॉमनली नोन हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल। All right, guys, everyone clear about it? Everyone clear about it? मजा आया? अब अक्षय का डाउट सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो एग्जांपल था वो बता दीजिए। मैं यहां पे चलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ी। अब इधर ध्यान से देखिएगा, जो पुराना टैक्सेशन लॉ था उसमें क्या सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती थी? नहीं। क्या वैट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती थी? नहीं। सर्विस टैक्स क्या होता था? जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस दे। वैट कब लगता था? जब एक इंसान दूसरे इंसान को सामान बेचे। करेक्ट। अब क्योंकि दोनों मिल रहे थे और मिलकर दोनों ही टैक्स लगाने वाले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, मतलब जीएसटी में चाहे सामान बेचो तो भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सर्विस दो तो भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी कि वो सेंट्रल वाली चीजों पर अपना टैक्स लगा सके। तो आज सर्विस पर एसजीएसटी फिर लगता तो गलत होता। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर अगर सर्विसेज पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा लेती तो गलत हो जाता। तो इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला, द गवर्नमेंट सेड इट, कि भाई साहब संविधान में प्रोविजन लाना पड़ेगा, संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, तब जाकर जीएसटी लगाया जा सकता है। मजा आया गाइस? एवरीवन? चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे दोस्तों तो आप लोग ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन। बाय बाय एंड टेक केयर।